हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद माधुरी। आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेशन। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन, चलिए बताइए डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स फूड आपका कन्वर्ट होता है सिंपलर सब्सटेंस में। यानी कि जो फूड हम खाते हैं वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। उसे खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी मैकेनिज्म चलती है जिससे वो फूड आपका स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना ही क्यों है? क्यों? अगर हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी उसमें से जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो हमें उससे एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी हमें फूड से ही तो मिलती है। तो उस फूड से हमें एनर्जी को इनटेक करने के लिए फूड का डाइजेशन करना जरूरी होता है। तो डाइजेशन आपकी क्या हुई? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना किस में? सिंपलर में, सिंपलर फूड में। यही प्रोसेस आपकी कहलाती है डाइजेशन। अब बताइए डाइजेशन में हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं? डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर ही चलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम फूड खा रहे हैं और हम कहेंगे डाइजेशन हमारे वो घर की वो साइड वाली टेबल में पड़ी है वहां हो रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना, हमारी बॉडी के अंदर होगा, हमारी बॉडी पार्ट्स में होगा। तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें डाइजेशन होता है? सबसे पहले आप फूड को कहाँ लेते हो? अपने माउथ में, माउथ के अंदर बकल कैविटी में। तो इसका मतलब बकल कैविटी आपके इसमें इन्वॉल्व है। फिर फूड आता है आपके यहाँ पर फूड पाइप में, फूड पाइप इन्वॉल्व हो गया। फूड पाइप आपका नीचे, फिर आपके स्टमक। क्यों? जब हम खाना खाते हैं तो ये तो बोलते हैं ना कि अरे यार आज ज्यादा खाना खा लिया, पेट दर्द हो रहा है। कभी कहते हैं कि बहुत तेज भूख लगी है ना, तो उसमें भी पेट ही पकड़ के कहते हैं अरे बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा तो नहीं कहते ना हाथ पकड़ के अरे यार बहुत तेज भूख लगी है, यूं तो नहीं बोलते। या कभी ये तो नहीं कहते कि आज मैंने खाना ज्यादा खा लिया तो मेरे लंग्स में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द बोलते हैं ना। इसका मतलब आपका जो स्टमक है वो भी डाइजेशन में इन्वॉल्व है। उसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपके डाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो जो सिमिलर टाइप के ऑर्गन्स मीन जो सिमिलर टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सिमिलर ऑर्गन मीन्स जो एक सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वो आपस में कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि डाइजेशन में हेल्प करने वाले ऑर्गन जब आपस में कंबाइन होंगे तो पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। उस डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन में हम लंग्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, उस सिस्टम में हम हार्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते। लंग्स का अपना एक अलग सिस्टम चलेगा, हार्ट का अपना एक अलग सिस्टम चलेगा। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ वो पार्ट्स इंक्लूड होंगे जो आपके डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आपके डाइजेशन में आपके दो टाइप के प्रोसेस, दो टाइप के आप कह सकते हो कि हेल्प होती है। एक होता है पार्टिसिपेट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? हमारी बकल कैविटी, ये जो आप यहाँ पे मुंह खोलते हैं ना, तो अंदर जो आपके मुंह खोलने के बाद जो अंदर का हिस्सा दिखाई देता है कैविटी, वो आपकी होती है बकल कैविटी। बकल कैविटी के पीछे वाले पार्ट से आपकी बॉडी के लास्ट तक यानी एनस तक जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गई हुई होती है उसे ही हम बोलते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन सी आ जाएगी? डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपके सबसे पहले आपके माउथ में बकल कैविटी में प्रेजेंट सलिवरी ग्लैंड, फिर उसके बाद आपके स्टमक में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके बाद आपकी लीवर भी एक सब हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड आपको पता है वो लीवर है। तो लीवर भी क्या है? हमारी एक ग्लैंड है। इसके बाद आपकी पैनक्रियाज और कुछ इंटरस्टिशियल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। हो जाता है कभी कभी वर्ड स्लिप हो जाता है। इंटरस्टिशियल ग्लैंड्स भी होती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है। अब हमारी डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो हमारी कितनी लंबी होती है? अप्रोक्स 9 मीटर लॉन्ग होती है। 9 मीटर लॉन्ग लंबी एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी में। हम तो इतने, मतलब मैं लंबी हूँ और भी लोग लंबे होंगे, कुछ छोटे भी होते हैं। तो 9 पर कितनी भी लंबी हो, 9 मीटर लंबी तो नहीं हो ना। तो हमारी बॉडी में ये 9 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल आती कैसे है भाई? सोचो कैसे आती होगी।
अभी सबकी मम्मी के साड़ी पहनती होंगी, सबके घर में साड़ी होगी, साड़ी 6 मीटर लंबी है, तो उसको हम ऐसा थोड़ी ना रखते 6 मीटर लंबी फैला फैला के रखेंगे, फिर तो आ गई सारी साड़ियां घर में। कैसे रखते हैं, उसे फोल्ड करके समेट के रखते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर बेचारे उस एलिमेंट्री कैनाल को फोल्ड करके समेट के रखने के लिए कोई बैठा थोड़ी ना है, तो क्या होगी, वो अपने आप को एडजस्ट कर देती है, वो ऐसी वो मुड़ी मुड़ी होके है ना हमारी बॉडी में बैठ जाती है। तो इतनी लंबी 9 मीटर की आपकी एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी में बेचारी ऐसी गुड़ी मुड़ी सी पड़ी रहती है ना। क्या करें, हमारी बॉडी छोटी है, हमारी बॉडी भी 9 मीटर से लंबी होती है, तो हम एलिमेंट्री को कैनाल को कहते हैं फैल जा, है ना, आराम से बैठ जा। पर नहीं, जितनी जगह उसके अकॉर्डिंग हमारी एलिमेंट्री कैनाल उसमें गुड़ी मुड़ी पड़ी रहती है। आइए देखते हैं कि तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है और कैसे हमारी बॉडी में हम न्यूट्रिशन उससे हमारे फूड से गेट करते हैं। तो डाइजेशन के 5 स्टेप हैं। फर्स्ट है इंगेशन। इंगेशन मीन्स फूड को इंटेक करना। फिर डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट करना। एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी में उसे कैसे कहाँ एब्जॉर्ब होगा। असिमिलेशन, डाइजेस्टेड फूड को पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना, यानी कि उस जो डाइजेस्टेड मटेरियल है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी उसे पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना, और उससे हमें एनर्जी मिलेगी कैसे। एंड एक्सक्रिएशन मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से पास आउट करना। तो फर्स्ट प्रोसेस है आपकी इंगेशन। इंगेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। फूड को हम सबसे पहले कहाँ लेते हैं, अपने माउथ में लेते हैं। अब माउथ में आपके क्या होती है, बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखो, माउथ और बकल कैविटी में अंदर क्या है, डिफरेंस क्या है कि जैसे आप आ करते हो तो वो चीज आपकी कहलाती है माउथ, और ये चीज जो है आपकी ये सामने दिखाई दे रही है माउथ। अब आपने आ किया तो इसके अंदर जो कैविटी दिखाई देती है वो है आपकी बकल कैविटी। तो मुंह खोलने पे क्या क्या दिखाई देता है, टंग, टीथ एंड सलाइवा। ऑफकोर्स सलीवरी ग्लैंड दिखाई नहीं देती, वो हमारे यहाँ पर थोड़े से कान के इधर के साइड पे होती है, बट बकल ये तीनों की तीनों चीजें हमारी किसमें प्रेजेंट होती है, आपकी बकल कैविटी के अंदर। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे टीथ का क्या फंक्शन होता है। पहले टीथ का क्यों, ऐसे ही समझ लो कि जैसे आप रोटी खा रहे हो तो आप पूरी की पूरी रोटी को यूं मुंह में रखे और सीधा यूं थोड़ी ना कटक लेते हैं ना। पहले हम रोटी को मुंह में रख मतलब एक टुकड़ा तोड़ते हैं, उसे मुंह में लेते हैं, फिर उसके बाद उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इतना बड़ा टुकड़ा यूं थोड़ी ना उसके बॉडी के अंदर आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, है ना, बॉडी के अंदर सीधा थोड़ी ना जाएगा। तो पहले उसे छोटे छोटे पीसेस में हम ब्रेक करते हैं, किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से। सबसे पहले टीथ, हमारी बॉडी में टीथ यानी ह्यूमन बॉडी में टीथ होते कैसे हैं, ये होते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मीन्स क्या होता है, ट्वाइस इन अ लाइफ। दैट मीन्स आपकी पूरी लाइफ में अगर आपके टीथ 2 बार आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं डाइफायोडोंट। तो हमारी पूरी लाइफ साइकिल में टीथ 2 बार आते हैं ना। कैसे 2 बार, एक बार छोटे में आते हैं जिसको दूध के दांत बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, आपके टेम्परेरी होते हैं, और जब वो दूध के दांत गिर जाते हैं तो फिर हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये 2 कौन से हो गए, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी को हम बोलते हैं मिल्क टीथ। ठीक, और कैसे होते हैं, थीकोडोंट। थीकोडोंट मीन्स क्या है कि जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारी सरफेस पे सिर्फ यूं अटैच नहीं रहते, वो अंदर की तरफ थोड़े फंसे हुए रहते हैं। जैसे मान लो ये आपका टीथ है और ये आपका गम है, यानी कि हमारे मसूड़े हैं, तो इसमें ये टीथ आपका सिर्फ यूं अटैच नहीं रहता कि बस इस तरीके से रहे, वो यूं थोड़ा सा अंदर फंसा हुआ रहता है। जैसे ये हो गया हमारा गम, और ये टीथ इस तरीके से नहीं लगे हुए रहते। कैसे रहेंगे,
इस तरह की आपकी टीथ की स्ट्रक्चर होती है और ये इस तरीके से इसके अंदर फंसे हुए रहते हैं। आया समझ में? इस टाइप के अरेंजमेंट को बोला जाता है थीकोडोंट। और हमारे टीथ होते हैं हेटेरोडोंट। देखो हेट्रो वर्ड का मीन्स आपको पता है कि हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, यानी कि हमारे टीथ का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट यानी हमारे बकल कैविटी में अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ मिलते हैं। कौन कौन से? ऊपर का कट कर देती हूँ। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड फोर्थ वन इज मोलर। अब ये होते कैसे हमारे, जैसे कि ये मान लो आपकी हो गई टंग हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले जो आप मुंह खोलते हो, मुंह खोलने के सामने आपको जो 4 दांत दिखाई देते हैं ये आपके होंगे इंसाइजर। हम यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। इन 4 टीथ के आप साइड में देखना थोड़े से तीखे से दांत रहते हैं, जैसे वैम्पायर जैसे, या समझ लो कुत्ते की तरह, बस उनके थोड़े तीखे होते हैं, हमारे कम शार्प होते हैं। तो वो 2 बना, उन्हें बोलते हैं कैनाइन, वो बना देते हैं। कैनाइन के साइड में 2 इस साइड और 2 इस साइड, वो होते हैं हमारे प्रीमोलर। और प्रीमोलर के और साइड में 3 इस तरफ 3 इस तरफ, मोलर 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक। चलो अब हम काउंट करते हैं टोटल कितने दांत हो गए, यानी कि कितने टीथ हो गए। देखो सामने 4 इंसाइजर, साइड में 2 कैनाइन, 4 और 2 6, 2 इधर प्रीमोलर 2 इधर प्रीमोलर, कितने हो गए 4, तो 6 और 4 10। उसके बाद 3 इधर मोलर 3 इधर मोलर, कितने हो गए 10 और 6 16, यानी कि ऊपर कितने हो गए आपके 16 टीथ हो गए। ऊपर के जॉ में 16 और नीचे के जॉ में 16, पूरे कितने हो जाएंगे आपके 32 दांत। तभी तो आप सुनते हो ना, वो कहते हैं कि 32 से तोड़ दूंगा, 32 ही क्यों दिखा रहे हो, ऐसा तो नहीं कहते ना कि 24 ही तोड़ दूंगा या 25 ही क्यों दिखा रहे हो। तो हमारे कितने होते हैं 32 दांत। अब अगर आपको डेंटल फॉर्मूला बनाना है इसे, तो कैसे बनाएंगे? डेंटल फॉर्मूले के लिए इसको आप डिवाइड कर दो हाफ पार्ट में। तो सबसे पहले आपके इंसाइजर कितने हुए 2, फिर उस 2 के बाद आपके कैनाइन कितने हुए 1, फिर उसके बाद प्रीमोलर कितने हुए 2, फिर मोलर कितने हुए 3, तो 3। ये ऊपर के हो गए, सेम यही नीचे के रहेंगे। तो ये बन गया आपका डेंटल फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेते हैं कि ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या है, ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारे टीथ की स्ट्रक्चर। अब टीथ का फंक्शन क्या होता है? टीथ हमारे जो हम फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ब्रेक डाउन करके उसे कन्वर्ट करता है स्मॉलर सब्सटेंस से। टीथ ने अपना काम खत्म कर दिया। अब आते हैं टंग पर। टंग में क्या होता है? टंग में हमारी टेस्ट बर्ड्स होती है जो हमारे डिफरेंट टेस्ट के बारे में पता कराती है कि भाई कौन सा सब्सटेंस मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा नमकीन है, कौन सा कड़वा है। जो आपकी स्वीट टेस्ट की बर्ड होती है वो आपकी टंग में आगे की तरफ होती है, बिटर पीछे की तरफ होती है। भाई स्वीट को आगे रहना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें किसी से बात करनी है, किसी से भी बोलचाल रखनी है, तो मीठा बोलना पड़ेगा। तो आगे मीठा होगा तभी तो हम बोलचाल मीठा कर पाएंगे। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है। और बाकी आपकी जो सॉल्टी और सोर टेस्ट जो होता है वो साइड में होती है। टंग हेल्प करता है आपका जो च्यूई फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने का। और च्यूई फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो इसे बोलते हैं बोलस। समझे आप? यानी कि हमने जो टंग की हेल्प से जो फूड को चबाया और जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, उन दोनों को मिक्स करने का काम कौन करता है? टंग।
इसके अलावा टंग फूड को पीछे की तरफ पुश करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड से एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसे सलेवरी ग्लैंड में एक्चुअल में होता है क्या, सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं एमाइलेज, और इसका दूसरा नाम है टाइलिन। नाम ध्यान रखना ये। देखो जहां पर भी अमाइल वर्ड आ जाए ना, उसका मतलब होता है आपके कार्बोहाइड्रेट से, और जहां पर भी एज वर्ड आ जाए, ये एज, इसका मीन्स होता है आपके एंजाइम से रिलेटेड। तो अब आपका ये सलाइवा क्या करेगा, जो हम फूड खाते हैं वो क्या होता है, स्टार्च, उसके अंदर स्टार्च होता है। मोस्टली हम क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं ना, और प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। तो ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। ये हो गया आपका स्टार्च किस में कन्वर्ट, शुगर में। तो फर्स्ट डाइजेशन आपका कहां से स्टार्ट हुआ है, बकल कैविटी से। अब ये फूड को कहां, पीछे की तरफ पुश करेगा, तो कहां जाएगा फूड, आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। यहां से आपका नेजल पैसेज स्टार्ट होता है, और यहां से आपकी पीछे बकल कैविटी होती है। ये रास्ता यहाँ पर आके इस तरीके से खुलता है। देखो ये जो कॉमन पैसेज है, जहां पे आपका विंड पाइप और फूड पाइप कॉमन आपस में मिला हुआ रहता है, उसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। यहाँ पर आके दोनों फूड पाइप, दोनों पाइप आपके सेपरेट हो जाते हैं। ये आगे वाला ये होता है आपका विंड पाइप। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, आपको भी कैसे याद कर रखें, भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि विंड पाइप आगे है या फूड पाइप आगे है। खाना तो आप 24 घंटे नहीं खाते हो ना, पर हमारे बॉडी के अंदर गैसेस का जो एक्सचेंज है वो 24 घंटे होता है, तो उसे आगे रहना पड़ेगा ताकि वो अपना काम प्रॉपरली कर पाए। तो इसलिए विंड पाइप आगे होता है और फूड पाइप आपका पीछे होता है। और ये है आपका फूड पाइप, जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो ये पैसेज आपका क्या है, कॉमन पैसेज है ये दोनों का। अब आप जो फूड लोगे वो फूड आपका विंड पाइप में भी तो जा सकता है, तो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे लेयर लगी हुई होती है, छोटी सी मस्कुलर लेयर होती है जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि ये पाइप है, तो जैसे ही फूड आता है और यहाँ जाने लगता है तो ये पाइप इसको ऐसे कवर कर लेता है। अभी कवर हो गई तो फूड कहाँ जाएगा, सीधा फूड पाइप के अंदर जाएगा, तो इसलिए वो विंड पाइप को कवर कर देता है। कौन सा, एपिग्लॉटिस। ये हो गई आपकी एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये हो गया आपका स्टमक। ये हो गई आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं पैनक्रियास। और यहां पर आपके होता है क्या बन गया ये, इसे बोलते हैं लीवर। और लीवर के अंदर
ये आपके होते हैं गॉल ब्लैडर और जो कनेक्ट रहती है आपके बाइल डक्ट से। स्टमक को थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। इसे तो पहले वाले ही सही था। ये हो गया आपका स्टमक। ठीक है, कुछ डाइजेशन हो गया आपका बकल कैविटी में। अब जो आपका बोलस था, बोलस क्या था? जो आपका च्यू फूड था जब वो सलाइवा के साथ आपका मिक्स हो गया था। अब वो कहाँ जाएगा? बकल कैविटी से पीछे आ जाएगा आपका ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में फूड नीचे आएगा कैसे? कैसे आएगा भाई? ऐसा तो नहीं है कि हमने फूड को खाया, अब ये जो पाइप है हम इस पाइप को यूं यूं दबा के और फूड को नीचे भेज रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो फिर इस पाइप में ऐसा होता क्या है जो आपका फूड नीचे आ जाता है? एक्चुअल में ये जो पाइप है ये आपका क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, एक है ना। एलिमेंट्री कैनाल आपकी पूरी माउथ से लेकर आपके एनस तक होती है 9 मीटर लॉन्ग, और इतने हिस्से को हम बोलते हैं ईसोफेगस। किसकी बनी हुई होती है? ये मस्कुलर वॉल्स की बनी हुई होती है। यहाँ पर एक प्रोसेस चलती है जिसे कहते हैं पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। ये पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट होती क्या है? जैसे मान लो इतना लंबा पाइप है, इसमें कोई चीज फंस गई है, आपके घर में पानी वाला पाइप है, उसके अंदर कोई चीज फंस गई, तो आप कैसे निकालोगे? उसको पहले ऐसे कांटेक्ट करोगे तो जो उसके अंदर फंसा हुआ होगा वो नीचे आएगा, यहाँ पर आ गया। अब आपने रिलैक्स किया, फिर इसको यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वो नीचे आ गया, फिर आपने यहाँ पे इसको रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस है यही आपकी कहलाती है पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन। अब यहां से फूड होता हुआ किसके अंदर आ जाएगा? आपका स्टमक के अंदर। स्टमक आपका कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। कैसा? जे शेप्ड। इसके अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो आपके कुछ जूसेस को कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती है, कुछ केमिकल सीक्रेट करती है जो आपके फूड का पार्शियली डाइजेशन करने में हेल्प करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, ये सेल्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। कौन कौन सी सेल्स है? लीवर हम यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा, जिससे यहाँ पे हमारे पॉइंट्स आ जाए। देखो कौन कौन सी ग्लैंड्स आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है। तो पहली है आपकी चीफ सेल, इसका दूसरा नाम है आपका पेप्टिक सेल। दूसरी सेल है आपकी पैराइटल सेल, जिसका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल। जो मार्कर खत्म हो चुका था वो अच्छा चल रहा है, और जो नया मार्कर था वो इतने लाइट कलर का चल रहा है, क्या क्या होता है। और थर्ड है आपका म्यूकस। ठीक, अब देखो पेप्टिक आप नाम से ही अंदाजा लगा लोगे, पेप्टिक है तो दिखती बात है ये प्रोटीन से रिलेटेड एंजाइम सीक्रेट करेगा जिसका नाम है पेप्सिनोजन। पैराइटल सेल आपका सीक्रेट करता है HCl, और म्यूकस नाम से पता है म्यूकस सीक्रेट करेगा। पेप्सिनोजन आपका हेल्प करेगा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। HCl आपका हेल्प करेगा फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने में, और जो फूड हम खाते हैं ना इसके साथ कुछ आपके जर्म्स, कुछ बैक्टीरिया भी एंटर कर सकते हैं, तो ये उस बैक्टीरिया को किल करने का काम भी करता है। एसिड है ना, एसिड तो होता ही ऐसा। और ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस क्या करेगा? जो आपका ये स्टमक है, इस स्टमक के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा, और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग से क्या होगा? जो एसिड सीक्रेट होगा वो इस स्टमक की वॉल के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो एसिड डायरेक्ट स्टमक पे अटैक करेगा, और डायरेक्ट स्टमक पे अटैक करेगा तो क्या होगा? स्टमक वॉल में आपको जलन लगेगी, जो हम कहते हैं ना कि एसिडिटी हो रही है, वो किस वजह से होता है? ज्यादा एसिड की वजह से। अब ये काम कैसे करता है? ऐसा समझ लो जैसे कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सामने से कोई वेपन आ रहा है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आपको कुछ भी पड़ा होगा ऐसे उठा के लगा लोगे, है ना, अपने सामने, तो वो उससे टकरा के लौट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैप्टन अमेरिका की शील्ड। कैप्टन अमेरिका के ऊपर अगर कोई किसी वेपन से अटैक करेगा तो क्या करेगा? एकदम अब शील्ड लेके यूं लगा लेगा,
और शील्ड जो भी वेपन आ रहा होगा वो उसकी शील्ड से यहाँ से टकरा के बैक हो जाएगा। तो ऐसे ही ये शील्ड की तरह काम करता है, स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब स्टमक से फूड कहाँ आ जाएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इरेज कर देती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी जो लेंथ है वो होती है 6 से 7 मीटर के समथिंग, नियर अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपकी 2.5 मीटर लॉन्ग होती है। क्या सोचो, मैम ने गलत बोल दिया कि मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ तो लंबी बता दी और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ छोटी बता दी, है ना? बिल्कुल गलत नहीं बताइए, बहुत सही है, मेरी बात भी माना करो। तो फिर इसकी मतलब नाम ऐसा क्यों भी, जो लंबी है उसका नाम स्मॉल क्यों है? वो इसलिए इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो मैंने लार्ज इंटेस्टाइन कैसे बनाई है? मोटी बनाई है। उसकी वो कैसे बनाई है? उसकी जो विड्थ है वो चौड़ी बनाई है। और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बनाई है? बेचारी पतली सी, है ना? तो उस विड्थ के अकॉर्डिंग जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आप उसके विड्थ के अकॉर्डिंग उसका नाम क्या है? स्मॉल। और इसका विड्थ के अकॉर्डिंग नाम है लार्ज। ठीक है, क्लियर? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके 3 पार्ट होते हैं, लेकिन ये जो फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आता है उससे पहले स्टमक के अंदर कम से कम 4-5 घंटे रहता है। कैसे रह सकता है? क्या पाइप तो खुला है? क्या वो यहाँ आता नहीं है? एक्चुअल में ये पाइप यहाँ से खुला नहीं होता। यहाँ पर एक मसल्स होती है जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। इस मसल का नाम है स्फिंक्टर मसल्स। ये जैसे वो ऐसे बोल्ट सा होता है ना, इस टाइप से यहाँ पे लगी हुई रहती है। तो जब तक ये खुलेगी नहीं, यानी कि इसको यहाँ पर रोकने का काम करती है। फिर जब ये यहाँ से ओपन हो जाएगी तो फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उससे पहले देखो एक पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है आपकी इसोफेगस में और दूसरी पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है आपकी इसोफेगस और दूसरी स्टमक के अंदर। यानी यहाँ पर जो फूड है वो सारे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। फूड को मिक्स करने के लिए हम जंप थोड़ा ना करते हैं कि भाई फूड मिक्स करना है एसिड के साथ और एंजाइम के साथ, तो खाना खा लिया और जंप कर रहे हैं, नहीं ना। तो स्टमक में पेरिस्टलेटिक मूवमेंट चलती है और फूड उसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब फूड कहाँ आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। और मैडम सभी के 3 पार्ट करवा रहे हो, याद कैसे करेंगे? होगा ना याद। आप अच्छे से आप इसको समझो। अब नाम याद करने के लिए देखो, स्टमक में बताई थी 3 सेल, है ना? वो नाम याद कैसे करोगे? उसके लिए कोई ट्रिक? हाँ, पीसीएम से याद कर लो। पैराइटल सेल, चीफ सेल और म्यूकस। देखो हो गई ना याद। ऐसे अपने आप को 1-2 शॉर्ट ट्रिक बना के मुझे भी भेज देना। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन से होते हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्रॉड सा पार्ट होता है, फूला सा पार्ट होता है, सी शेप, ये होता है आपका ड्यूडेनम। ठीक है। उसके बाद अब होता है जेजुनम और थर्ड पार्ट होता है इलियम। मोस्ट एब्जॉर्प्शन आपका कहां पर होता है? इन 2 पार्ट में। और ये पार्ट आपका कैसा होता है? स्मॉल होता है। ठीक है। अब फूड आपका कहाँ आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये साइट है आपके फूड के कंप्लीट डाइजेशन की। कंप्लीट डाइजेशन आपका कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन काम जो करता है वो करता है आपका लीवर का बाइल जूस और आपके पैनक्रियास का पैनक्रियाटिक जूस। इन दोनों के सीक्रेशन कहाँ आते हैं? इस स्मॉल इंटेस्टाइन के आते हैं। क्या काम करते हैं ये? लीवर आपका सीक्रेट करेगा बाइल जूस, जो क्या करेगा? फैट को इमल्सिफाई। इंपॉर्टेंट है 10th एग्जाम में, चाहे यूटी में या आपके हाफ ईयरली में, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसे। क्या होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो ऐसे लार्ज होते हैं, तो ये जो बाइल जूस है ये इसके ऊपर आके ऐसे अटैक करेगा और इसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। कहाँ होती है ये प्रोसेस? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आपके बाइल जूस का एक फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या होगा कि जो फूड आ रहा है उस फूड का नेचर कैसा है? सोचो कैसा नेचर था? एसिडिक था या बेसिक था या न्यूट्रल था?
वो एसिडिक था। देखो सबसे पहले सलाइवा, सलाइवा का पीएच कैसा होता है 6.8, थोड़ा एसिडिक होता है। फिर आपका HCl, HCl तो आपको पता ही है, स्टमक का पीएच 5.5 के समथिंग होता है क्योंकि वहां पर HCl है। तो ये जो फूड आया ये कैसा है आपका एसिडिक है। अब इस एसिडिक मीडियम पे आपका जो पैनक्रियास के पैनक्रियाटिक जूस है वो काम नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है कि फूड को आपको प्रोवाइड करता है एल्केलाइन मीडियम। आया समझ में? फटाफट से रिवाइज करें। सबसे पहले आपने क्या किया, फूड को चबाया, टीथ की हेल्प से सलाइवा ने उसमें जो एंजाइम था एमाइलेज था उसको स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया, और जो आपकी टंग थी उसने इसको मिक्स करने का काम किया। अब फूड आ गया आपका फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप यानी कि इसोफेगस, इसमें आपकी चली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब फूड आ गया आपका स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप की सेल्स थी, पैरेटल सेल्स, आपकी पीसीएम था ना, पैरेटल सेल, चीफ सेल और म्यूकस। देखो पीसीएम काम आया ना। अब इसके बाद आपका फूड आ गया कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां आपका चलेगा कंप्लीट डाइजेशन। और फूड कहाँ आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाइल जूस ने अपना काम कर दिया। अब कौन काम करेगा आपका, पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो अब क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आपका पैनक्रियास से रिलीज पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो कहाँ आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियास क्या रिलीज करेगा, पैनक्रियाटिक जूसेस। इसमें 3 एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। ट्रिप्सिन जो स्टमक में, याद करो स्टमक में प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ था, सिर्फ ब्रेकडाउन हुआ था, कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन का नहीं हुआ था। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है। लाइपेज, नाम से भी लग रहा है कि लाइपेज कुछ मिलते जुलते चीज का डाइजेशन करेगा, लिपिड या फिर फैट। अभी फैट का क्या हुआ था, वहां पर भी डाइजेशन नहीं हुआ था, वो सिर्फ स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हुए थे। अब ये कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा किसके अंदर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और बचा आपका अमाइलेज। अमाइलेज मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि अमाइलेज वर्ड जहां पर आ जाए उसका मतलब होता है आपका कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। तो अब ये आपका डाइजेशन कर देगा कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। हो गया ना कंप्लीट डाइजेशन। यहां पर अब हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। अब ये डाइजेशन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड मटेरियल रहेगा कहाँ, तो कहाँ रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं विलाई। इस विलाई से क्या होता है, सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने का सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती है। मान लो आपको पानी रखना है, अब पानी आप इस हाथ पे रखोगे, सरफेस इसकी कैसी है, प्लेन है, फैल जाएगा, ज्यादा नहीं आ पाएगा। यही हाथ आप थोड़ा ऐसा कर लो तब इसमें पानी ज्यादा आएगा। देखो इसमें आपने पानी रखा तो पानी क्या आएगा, कम आएगा। इसी हाथ को आप ऐसे कर लोगे तो यहाँ पे ये विली लाइक स्ट्रक्चर बन गए, यहाँ पर वाटर को आप ज्यादा स्टोर कर सकते हो। तो ऐसे ही विली क्या हेल्प करती है, फूड को एब्जॉर्ब यानी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया, ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। हुआ क्लियर, फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया। अब क्या, जो हम खाते हैं सबके सब तो ना डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस भी रह जाता है, तो वो कहाँ जाएगा, वो अब आपका जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह से उसी के सेम लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में आपके फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता,
कैसे होगा, हमने पहले बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो वहां पे आपका कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन तो हमें किसी चीज का करना नहीं है, अब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से पास करना है। सीकम कौन सा होता है, ये देखो, ये एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल की ये वाला पार्ट आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा स्वेलन है, इसे बोलते हैं सीकम। इस तरीके से ये है आपका सीकम। और इसमें इस तरीके से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। एक्चुअल में ये अपेंडिक्स ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर ये अपेंडिक्स को बॉडी से रिलीज मतलब कि हटा भी दिया जाए, जैसे कभी कोई ऑपरेशन होता है, डॉक्टर अपेंडिक्स हटा देते हैं, तो उससे बॉडी के सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब फूड आपका किस में आएगा, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी किससे कनेक्ट रहेगी, लार्ज इंटेस्टाइन से। यहाँ से फूड आपका आएगा सीकम में, सीकम से कॉलन में, यहाँ पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होता हुआ कहाँ आ जाएगा, कॉलन से होता हुआ आपका आएगा रेक्टम में, और रेक्टम के लास्ट पर यहाँ पर ये क्या होगा, एनस। और एनस से होता हुआ आपका जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो एनस की हेल्प से आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का एक काम और है, क्या काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक फंक्शन तो हो गया वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करना, और दूसरा हो गया आपका, चल जा भाई, वाटर को एब्जॉर्ब करना। यानी कि जो आपका ये वेस्ट मटेरियल बॉडी से पास आउट हो रहा था, इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर था, तो ये वाटर को भी रीएब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर हुआ। बकल कैविटी, बकल कैविटी से आपका ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस और पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक जूस एक्ट करेंगे। इसके बाद फूड डाइजेशन के बाद जो वेस्टेज है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, और रेक्टम और एनस से होता हुआ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ये था आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। जल्दी आपके सामने इसी चैप्टर की एक और वीडियो आएगी, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और ऐसे ही इजी वे में उसे आपके लिए एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।